हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लासेस गाइस। दिस इज मी अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। आज हम इस वीडियो में 30 मिनट में इतना कुछ कर लेंगे कि इस चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लस इस चैप्टर के सभी ग्राफ्स आपके दिमाग में फिट हो जाने वाले हैं। हाँ, ये वीडियो ना वन शॉट में बहुत शानदार वीडियो होने वाली है, बिकॉज इसमें जब कुछ छूटेगा ही नहीं तो आपका भी कुछ नहीं छूटेगा। एक एक वीडियो, एक एक पॉइंट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी वीडियोस आपको मिल जाएं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर चेक कर लेना। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज चैप्टर नंबर 11, क्लास 12 फिजिक्स। सो हियर वी गो नाउ। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर क्या होता है। तो देखिए, बेसिकली क्या होता है ना कि जो लाइट है, ये लाइट बहुत पुराने समय से रिसर्च का एक मैटर बनी हुई है। कोई कहता था कि लाइट वेव है, किसी का कहना था कि लाइट पार्टिकल है। तो भाई लाइट है क्या? तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट में देखा कि लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लाइट एक बार में सिर्फ एक ही नेचर को ही शो करती है। अगर वेव है तो उसमें पार्टिकल नेचर नहीं दिखेगा, और अगर पार्टिकल नेचर दिख रहा है तो उसमें वेव नेचर नहीं दिखेगा। तो कौन कौन से थे ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनमें हमने ऐसा देखा? तो देखिए, जैसे कि फेनोमेना, जैसे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें हम लाइट का वेव नेचर देखते हैं। जबकि कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट, इसमें लाइट का पार्टिकल नेचर देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो लाइट या फिर मैं कहूं रेडिएशन है, इसके पास दो नेचर होते हैं जिसको हम बोलते हैं डुअल नेचर। क्या? डुअल नेचर। ठीक इसी तरह से जैसे रेडिएशन के पास दो नेचर होते हैं, ठीक वैसे ही मैटर के पास, जैसे कि चौक या आप हाथ में जो पेन पकड़े हुए हो, इसके पास भी दो नेचर हैं। एक तो पार्टिकल नेचर जो हमें दिखाई दे रहा है, और एक वेव नेचर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये होता है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। सो फर्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक हमें मिल रहा है दैट इज वर्क फंक्शन। भाई वर्क फंक्शन क्या होता है? तो देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास एक मेटल है और इस मेटल से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन नॉर्मल, इस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं, तो भाई सर इनके पास एनर्जी नहीं है इतनी कि ये अपने मेटल को छोड़ के बाहर चले जाएं। तो एक्चुअल में क्या है कि हमें इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर के ये इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस को छोड़ सकते हैं। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी सरफेस से बाहर निकालने के लिए जरूरी होता है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं सीजियम, तो सीजियम मेटल के इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो आपको एक इलेक्ट्रॉन को 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर के ही वो इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से बाहर निकल पाएगा। तो अगर मैं कह रहा हूं वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब है इतनी एनर्जी दोगे तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो सीजियम का वर्क फंक्शन मिनिमम होता है, जबकि प्लेटिनम का वर्क फंक्शन मैक्सिमम होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जब तक आप इतनी एनर्जी नहीं दोगे, प्लेटिनम से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.10⁻⁻19 जूल। अभी आप यहां पर देखेंगे, मैं आपको बता दूं, वर्क फंक्शन को हम W से भी रिप्रेजेंट करते हैं और वर्क फंक्शन को हम फाई नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर आप देख रहे हो मेटल सरफेस को जब आप इंसिडेंट लाइट, मतलब लाइट के फॉर्म में एनर्जी दोगे, तो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस को छोड़ करके बाहर चला जाएगा। इसका मतलब मुझे अगर इसको मिनिमम एनर्जी देनी है तो मैं कहूंगा कि वर्क फंक्शन प्रोवाइड कराना है। ठीक, और वर्क फंक्शन प्रोवाइड कराना, या कहूंगे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कराने के मेरे पास चार मेथड होते हैं। ठीक, इसको मैं बोलता हूं इलेक्ट्रॉन एमिशन मेथड। इलेक्ट्रॉन एमिशन मतलब बाहर निकालना। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन मेथड या वर्क फंक्शन प्रोवाइड कराने के मेरे पास चार मेथड हैं। क्या? एक तो होता है थर्माइनिक एमिशन, एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, एक होता है फील्ड एमिशन, और एक होता है सेकेंडरी एमिशन। देखिए यहां पर एक्चुअल में थर्माइनिक एमिशन क्या होता है? थर्म का मतलब होता है हीट। तो अगर मैं किसी मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को हीट से एनर्जी प्रोवाइड करा रहा हूं, तो इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बाहर। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर चले गए तो क्या बचेगा? आयन बचेगा। ठीक ना? तो मैं यहां पर जब भी हम हीट से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते हैं, तो इस तरह के एमिशन को हम बोलते हैं थर्माइनिक एमिशन। क्या बोलते हैं? थर्माइनिक एमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं इसको हम बोलते हैं थर्माइंस या फिर थर्मो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? नाउ आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के
इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है। ठीक ना। अभी आप देखेंगे जैसे कि ये मेरे पास एक मेटल प्लेट है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अभी यहां पर आपने एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर ले आए, हाँ, या फिर कहूं इस कंडक्टर को आपने बैटरी के प्लस टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव को अर्थ से ना। तो यहां पर क्या कोई बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, क्या वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगी या खींच लेगी। ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहां से बाहर, मतलब इजेक्ट हो जाएगा। तो इस एमिशन को हम बोलते हैं फील्ड एमिशन। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के इलेक्ट्रॉन को बाहर पुल कर लिया जाता है। नाउ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, 10⁸ वोल्ट पर मीटर। कितनी, 10⁸ वोल्ट पर मीटर के जितनी स्ट्रॉन्ग होती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, नाउ थर्ड मेथड होता है सेकेंडरी एमिशन। इस सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है, जैसे मान के चलो कि आपकी बॉल नाले में चली गई बहुत दूर, तो आप पत्थर देके इसको आगे बढ़ा सकते हो ना। ठीक, इसी तरह से क्या होता है कि भाई ये मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, अगर एक बहुत ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आए और इस मेटल के इलेक्ट्रॉन जाके टकरा जाए, तो ये जो ग्रीन कलर वाला जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना आपको इस मेटल का, ये इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कोलिजन ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाकर के इजेक्ट हो जाएगा। तो इस एमिशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमिशन। ठीक, नाउ अभी आप देख रहे हो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन हिट द फ्री इलेक्ट्रॉन और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। ये जो प्राइमरी जो इलेक्ट्रॉन होता है सेकेंडरी जो मेटल के अंदर है उसको आपने नाम दिया सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। ठीक, नाउ अभी देखिए जरा, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, ये फोर्थ वाला है। फोटो मतलब लाइट, फोटो मींस लाइट। तो जब लाइट को इंसिडेंट करा के, या मैं कहूं रेडिएशन को इंसिडेंट करा के, रेडिएशन को इंसिडेंट करा के जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। जैसे आप ये देख रहे हो, ये मेटल है, इस मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। अब आपने ऊपर से कोई भी रेडिएशन, आपने ऊपर से कोई भी रेडिएशन या लाइट को इंसिडेंट कराया, और अगर इस लाइट के पास कम से कम वर्क फंक्शन के जितनी एनर्जी है, जैसे कि सीजियम के लिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो अगर कम से कम वर्क फंक्शन की इतनी एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी है, तो ये रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर क्या है, आपने रेडिएशन एमिट इंसिडेंट कराई, तो हम इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्लियर ना हो। अब एक बात है यहां पे, जैसे मान के चलिए एक्चुअल में क्या होता है, रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन आ रही है, तो इस रेडिएशन के पास, हर रेडिएशन की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं कि आपने जो है कोई भी लाइट इंसिडेंट करा दी मेटल के ऊपर और जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब तक उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को जितनी नहीं होती, तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकते। जैसे मान के चलो 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। 2000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपने इंसिडेंट कराई और इसमें से ही बाहर नहीं निकला। लेकिन जैसे ही आपने 2001 हर्ट्ज आपने प्रोवाइड करा दी, वैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इसका मतलब ये होगा कि 2001 हर्ट्ज क्या है, इसके लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी कम से कम इतनी तो प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तब जाकर के इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब 2000 हर्ट्ज नहीं निकला, लेकिन जैसे आपने 2000 हर्ट्ज प्रोवाइड कराई, 2001 हर्ट्ज, वैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये 2000 हर्ट्ज क्या है, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जरूरी होता है, इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आपने देखा, एक्चुअल में इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं। हाँ नाउ, तो फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है, इसकी डिस्कवरी हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। किसने की थी, हेनरिक हर्ट्ज। ये वही हर्ट्ज हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी की थी। हेनरिक हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक हर्ट्ज की डिस्कवरी की, ठीक, डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज इन 1887। जबकि हॉलबॉक और लेनार्ड, ये दो साइंटिस्ट हुए, इन्होंने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली जो है स्टडी किया, लेकिन इसमें जो ऑब्जर्वेशंस हुए, इसका ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। तो एक्सप्लेनेशन देने का काम किया जो हमारे महान साइंटिस्ट हुए, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया और इसके लिए उनको एक नोबेल प्राइज भी मिला। क्लियर है इतनी बात। नाउ तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि आखिरकार इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या उन्होंने स्टडी किया। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, एक ग्लास ट्यूब था। इस ग्लास ट्यूब के अंदर, ये देखो पूरा सेटअप यहां बना हुआ है, मैं शॉर्ट बनाता हूं। इस ग्लास ट्यूब के अंदर दो मेटल की प्लेट लगाई गई जिसको हम बोलते हैं कैथोड, और एक मेटल की प्लेट लगाई गई जिसको हम बोलते हैं एनोड। जिसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, बाहर निकलेगा, हम उसको बोलेंगे एमिटर, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे कलेक्टर। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है एनोड, तो ये कलेक्ट करेगा, इसको कलेक्टर, और इसमें से बाहर निकलेगा, इसको बोलेंगे एमिटर। अभी ऊपर यहां पर ना एक विंडो बनाई जाती है। इस विंडो में से क्या होता है कि लाइट इंसिडेंट कराई जाती है। लाइट में बार बार कह रहा हूं, आप इसको रेडिएशन समझिए।
तो ये रेडिएशन इंसिडेंट कराई। यहां पर मैं कोई भी एक सोर्स बना हुआ है, क्या है, सोर्स, जिसमें से लाइट निकलेगी या रेडिएशन आएगी। तो अभी हमने क्या देखा कि रेडिएशन, जैसे मान के चलो एक बल्ब ही आपने ग्लो करा के रखा है, एक बल्ब, तो बल्ब के पास दो प्रॉपर्टीज हैं, एक तो उसकी ब्राइटनेस और एक इसकी, इसमें जो रेडिएशन निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी। ब्राइटनेस को हम इंटेंसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। तो साइंटिस्ट हॉलबर्ग और लेनार्ड ने क्या देखा कि आप एक टाइम तक, जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा था, जब तक इस कैथोड में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, तब तक आप ब्राइटनेस को कितना भी बढ़ाओ, मतलब इंटेंसिटी को कितना भी बढ़ाओ, इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मतलब आप छोटा बल्ब लगा दो, बड़ा लगा दो और बड़ा लगा दो, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, ठीक, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एनर्जी को डिसाइड करती है। तो आपने जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए तो अभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। मतलब इंटेंसिटी कितनी बढ़ाओ, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा तो नहीं निकलेगा, ठीक। लेकिन फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते चले गए तो आपने देखा कि एक पॉइंट ऐसा आ गया कि भाई इतनी फ्रीक्वेंसी से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन पहली बार निकलना स्टार्ट हुआ। तो उस फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया गया, भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुआ, कहां जाएगा, ये पॉजिटिव के साथ, कहां जाएगा, पॉजिटिव के पास। नाउ तो अभी देखो, फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलने लग गया, अगर आप अब ब्राइटनेस को बढ़ाओगे, लेनार्ड ने देखा, हॉलबर्ग ने, कि अगर एक बार जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद आप ब्राइटनेस बढ़ा रहे हो तो ब्राइटनेस या फिर इंटेंसिटी को बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। मतलब अगर जैसे फ्रीक्वेंसी 5000 हर्ट्ज है, अब 5000 हर्ट्ज पे इंटेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन निकलने तो स्टार्ट हो गए, लेकिन अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये कैसे बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नहीं, फ्रीक्वेंसी तो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। लेकिन अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, फ्रीक्वेंसी देने के बाद, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो करंट जो है बढ़ जाता है। मतलब 4 से 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। अब यहां पर देखो इस एक्सपेरिमेंट में ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए अगर मुझे इसकी पोलैरिटी बदलनी है, हाँ, तो देखो ये इसकी जगह मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा, समझ गए, ये पोलैरिटी बदलने के लिए है। तो कम्यूटेटर काम होता है पोलैरिटी को बदलना। तो अगर मुझे किसी को प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस करना है तो इस कम्यूटेटर से मैं कर सकता हूं। तो ये एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने सब कुछ देखा, ठीक ना। ये देखा क्या क्या इन्होंने जो स्टडी किया कि जैसे ही इन्होंने इस कैथोड पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फॉल कराया तो देखा कि भाई इस इवैक्यूएटेड, मतलब वैक्यूम ग्लास ट्यूब के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ने लगे। इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और क्या देखा कि जैसे यूवी रेडिएशन स्टॉप कर दी गई, मतलब इस पर आना स्टॉप हो गई, वैसे ही देखा कि करंट भी जो है स्टॉप हो गया। इसके बाद इन्होंने सारी ऑब्जर्वेशंस रखी, इनको बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो इसकी एक्सप्लेनेशन किसने दी, आइंस्टाइन ने। हाँ, तो इसके बाद जो भी ऑब्जर्वेशंस हुई, जो भी इस एक्सपेरिमेंट में जो भी देखा गया, जो भी रिजल्ट आया और जो कंक्लूजन निकला, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, मतलब हॉलबर्ग लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में जो भी रिजल्ट बना, उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर नाउ। तो अभी देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि जैसे ही आप इस मेटल सरफेस पर या जैसे ही आप किसी भी मेटल सरफेस पर लाइट इंसिडेंट कराते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। तो कोई भी टाइम लैगिंग नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने अभी एक इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट, मतलब लाइट इंसिडेंट कराई और इलेक्ट्रॉन 2 सेकंड के बाद निकल रहा है, तो कोई भी टाइम लैगिंग नहीं है, टाइम लैगिंग एकदम निल है। और क्या देखा आपने कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जो फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं ना, उनकी एनर्जी बढ़ती है। मतलब फ्रीक्वेंसी एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या, फ्रीक्वेंसी एनर्जी, ये नोट कर लो, पहली बार पढ़ रहे हो तो, फ्रीक्वेंसी एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, नेक्स्ट क्या है, देयर इज ए, और देखो नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। मतलब फ्रीक्वेंसी के, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। और क्या देखा, अगर आप इंटेंसिटी या इसका मतलब ब्राइटनेस अगर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट समझ गए। देखो जरा, इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ कैसा है इन दोनों के बीच का, लीनियर ग्राफ है। नाउ इसके बाद क्या बोला, देयर इज सर्टेन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी इजेक्टेड इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हमने पढ़ लिया कि भाई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। नाउ अभी नेक्स्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए मैंने आपको यहां पे बताया था कि आप कम्यूटेटर की हेल्प से
इसकी पोलैरिटी बदल सकते हो। जैसे एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट होता है पहले, तो हम इसको क्या नेगेटिव से भी कनेक्ट कर सकते हैं पोलैरिटी बदल के। नाउ अभी क्या होता है, जैसे नॉर्मल सी बात समझना आप, जैसे मान के चलो कि जैसे ही यहां से कैथोड से, देखो कैथोड देख रहे हो, इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलने लगा, ठीक। अब मान के चलो कि हम चाहते हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट रुक जाए। हाँ, तो आपका दो ऑप्शन है, एक तो आप विंडो को यहां से क्लोज कर सकते हो तो फोटो रेडिएशन ही नहीं आएगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट रुक जाएगा। लेकिन रेडिएशन आ रही है, लेकिन आप फिर भी चाहते हो कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये रुक जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये एनोड जो पॉजिटिव है इससे अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो आप क्या, और ये पहले नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे कि यहां पर कम्यूटेटर की हेल्प से ये जो कैथोड वाली जो प्लेट थी ना, इसको कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव से और इसको कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव से। तो अभी क्या होगा ना कि ये जो अब ये नेगेटिव हो जाएगा, एनोड कैसा होने लगेगा, एनोड होने लगेगा कि हाईली नेगेटिव। तो अभी आप देखोगे अगर ये नेगेटिव होने लगा तो नेगेटिव होने से ये इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे, क्या होंगे, रिपेल। अगर ये प्लेट नेगेटिव हो गई, कलर चेंज कर लूं अगर मैं यहाँ पे, अगर ये प्लेट नेगेटिव हो गई तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो आ रहे हैं ये इसके कारण रिपेल होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हो जाएगी कम। अगर आपने जो है, अभी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो गई, लेकिन आपने एनोड का पोटेंशियल और नेगेटिव कर दिया, और ज्यादा नेगेटिव, और ज्यादा नेगेटिव, तो आप देखेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसके पास कितनी एनर्जी होगी, तो एक पॉइंट पे आकर के वो इलेक्ट्रॉन भी रुक जाएगा। और जब मतलब आपने इतना पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया कि भाई सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक गया, तो हम इस पोटेंशियल को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। दैट मींस आप ऐसा मान के चलें कि स्टॉपिंग एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल, जब आप एनोड के पास पहले कैसा होता है पॉजिटिव, लेकिन जब आप एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कराएंगे तो ये एनोड इसको रिपेल करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, जिसके कारण से क्या होगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है, इनकी जो स्पीड है वो कम होगी। लेकिन आपने एनोड का नेगेटिव और नेगेटिव करते गए और नेगेटिव करते गए, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। तो इतने पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है द वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइडेड टू एनोड, एनोड को प्रोवाइड कराया ना नेगेटिव पोटेंशियल आपने, दैट कैन इवन स्टॉप द पोटेंशियल ऑफ हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग मतलब वो एनर्जी, इतना पोटेंशियल प्रोवाइड करा देना नेगेटिव कि हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी रुक जाए, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का दूसरा नाम होता है कट ऑफ पोटेंशियल। क्या होता है, कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ मतलब जो करंट को कट कर दे उसको बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। देखिए जरा, अब मान के चलो मेरे पास ये यहां से ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, एक नंबर खूब क्वेश्चन बनते हैं। मान के चलो मेरे पास एक मेटल ए है और दूसरा मेटल बी है। अब इन दोनों पर ना एक 5000 हर्ट्ज वाली लाइट आ रही है, कितने, 5000 हर्ट्ज वाली। तो अब मुझे आप ये बताइए कि अब जरा सोचो, ये मेटल है मेरे पास, ठीक। अब जरा देखो कि एक मेटल ए इसका लो वर्क फंक्शन है और इस मेटल बी का हाई वर्क फंक्शन है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो याद रखना जिसका वर्क फंक्शन लो होगा उसके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी सेम रेडिएशन के लिए, और जिसका हाई है उसकी काइनेटिक एनर्जी लो होगी। जैसे मैं आपको समझ में नहीं आया ना, जैसे मान के चलो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां से एनर्जी आ रही है और इसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मेटल ए है, मान के चलो मेटल ए का वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक। तो एक्चुअल में क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसको बाहर निकलने का काम हो गया, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये इसके इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी पजेस करेंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी इनके पास। अब मान ये किसका है, ए के पास। अब जरा देखना कि अगर मैं बी की बात कर रहा हूं तो बी का वर्क फंक्शन देखो हाई है, बी का वर्क फंक्शन कैसा, हाई। अब देखना तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में लग गए, तो काइनेटिक एनर्जी कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मिल पाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। समझ गए बात, एनर्जी तो उतनी है। तो जिसका वर्क फंक्शन हाई उसकी एनर्जी लो, उसकी काइनेटिक एनर्जी लो, याद रखेंगे। बात समझ में आ गया। देखो एक और चीज, जिसका वर्क फंक्शन लो मतलब जिसको कम एनर्जी चाहिए उसको उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी, लो होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा। अब यहां पे ग्राफ पूछ लिए जाते हैं कि आप इस ग्राफ से क्या समझते हैं, तो देखो जरा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, वो नेगेटिव पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को रोकने के काम आता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, वो नेगेटिव पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को रोकने के काम आता है, ठीक ना। तो अभी आपको यहां पे ग्राफ बनाना है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर आप इंटेंसिटी की बात करें, अगर आप जरा सोचो कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ता है पहले तो मुझे ये बताओ। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है,
तो आप यही चीज देख रहे हो यहाँ पे कि इंटेंसिटी 1 के लिए कम इंटेंसिटी है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम है, इस एक्सिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना, I2 के लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट और ज्यादा है, I3 के लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट और ज्यादा है। तो उसका मतलब I3 ज्यादा है, I2 कम है, I1 और कम है। तो आप देखते हैं कि एक्चुअल में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन जल्दी रुक जाएगा या कम रुक जाएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, इसकी एनर्जी पे, एनर्जी पे डिपेंड करेगा ना। तो हम क्या कहते हैं कि एनर्जी तो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, एनर्जी तो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। तो इसका मतलब है एनर्जी और इंटेंसिटी का कोई लेना देना है ही नहीं, समझ गए। तो अगर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी इससे कोई मतलब ही नहीं है, अलग अलग इंटेंसिटी भी है तो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा होगा, सेम, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कितनी ताकत से दौड़ के आ रहे हैं, उतना ही ज्यादा आपको नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक, इंटेंसिटी पे नहीं। तो अलग अलग जो इंटेंसिटी है उनका भी स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा है, सेम है, समझ गए। नाउ ये नेगेटिव में दिखाना है आपको, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा होता है, नेगेटिव। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। कर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत, बिल्कुल ठीक। नाउ आगे बढ़ेंगे, देखिए जरा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी क्या इफेक्ट है, तो अभी तो आपको बता दिया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो इनको रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, नेगेटिव। तो उसका मतलब है कि कम एनर्जी, देखो कम फ्रीक्वेंसी कम स्टॉपिंग पोटेंशियल, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी और ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। देख रहे हो V3 ग्रेटर देन, तो ये ग्राफ बन गया। सैचुरेशन करंट क्या होता है एक्चुअल में आपको बताऊं कि आप इंटेंसिटी बढ़ा, देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो आप इंटेंसिटी बढ़ाई आपने, करंट बढ़ा, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आप कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ाओ करंट और नहीं बढ़ेगा। तो इस करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट, ठीक। नाउ अभी देखिए ये क्लियर हो गया आपको। नाउ ये कर्व होता है एक स्टॉपिंग पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो देखो आप क्या देखते हो कि एक्चुअल में क्या होता है कि आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो जरूरी थोड़ा ना कि अभी पोटेंशियल बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब तक कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं पहुंच जाएगी स्टॉपिंग पोटेंशियल तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन जैसी फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर, मतलब जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर पहुंची, उसके बाद ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी कैसी होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझ गए। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत कब तक नहीं पड़ेगी, जब तक कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितना आप प्रोवाइड नहीं कर देंगे। तो ये कर्व याद रखेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के लिए होता है अलग अलग मेटल के लिए। इस मेटल का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कम है, इस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इसके लिए आप थोड़ा और ज्यादा आए। क्लियर। नाउ आगे बढ़ेंगे, लिमिटेशन ऑफ वेव थ्योरी। एक्चुअल में क्या था कि वेव थ्योरी की लिमिटेशन क्या है, हमने पढ़ा ना, लाइट वेव है। तो लाइट की वेव थ्योरी ये कहती है कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट करेगी और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसके बीच में कुछ टाइम लगता है, हाँ, क्योंकि इस टाइम में जो है इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। लेकिन जो है इस तरह की चीजें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नहीं देखी गई। तो ये पाया गया कि भाई ये जो है ना, ये लिमिटेशन है किसका, वेव थ्योरी का। देखो, फॉल्स ऑन सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन एमिटेड आफ्टर सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये क्या, ये फेलियर है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा नहीं देखा गया, इमीडिएटली विदाउट टाइम डिले के साथ ये इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। नाउ इसके बाद क्या, वेव थ्योरी में एक और पॉइंट था। वेव थ्योरी में क्या है ना कि इंटेंसिटी और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करती थी, क्या, इंटेंसिटी और एनर्जी, ठीक। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखा कि इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी को कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक। तो ये भी लिमिटेशन है। वेव थ्योरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ भी नहीं बताती, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसा कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है। अभी देखिए हमें समझना है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है और ये क्या कहती है। देखिए एक्चुअल में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट हुआ, इसके पीछे का लॉजिक क्या हो पा रहा था, इसको लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया। आइंस्टाइन ने कहना था कि जैसे ये लाइट रेडिएशन आई, ठीक, तो जैसे लाइट किससे मिलकर के बनी है, ये पार्टिकल नेचर को बता रहा है। प्लांक क्वांटम थ्योरी में ऑलरेडी फोटोन को मेंशन किया गया था। तो उनका कहना था कि जो लाइट रेडिएशन है ये बहुत छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से मिलकर के बनी है, और इन पैकेट को हम क्वांटा बोलते हैं, और ऐसे एक पैकेट को हम फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोन। तो एक्चुअल में फोटोन क्या है, फोटोन एनर्जी का एक ऐसा पैकेट है जो आता है,
लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेगा और जब ये किसी इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा और वो एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन जो है बाहर हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बताया कि इस फोटोन की एनर्जी कितनी है, फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, पहले ही बता दी गई थी। ठीक नाउ ये एच क्या है, एच प्लांक कांस्टेंट है और न्यू क्या है, इस फोटोन की या कहें कि इस लाइट की फ्रीक्वेंसी। ठीक नाउ तो उनका आइंस्टाइन का जो मेन चीज जो थी, उनका कहना यह था कि जो भी फोटोन आ रहा है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इस फोटोन की एनर्जी के दो पार्ट हमने मान लिए। एक पार्ट इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से बाहर निकालेगा, मतलब वर्क फंक्शन प्रोवाइड करेगा, और एक पार्ट इस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी, जो बचा खुचा पार्ट होगा ना, ये काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि काइनेटिक एनर्जी जो फोटोन को मिलेगी दैट विल बी टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ऐसा ही होगा। एक पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन प्रोवाइड्स वर्क फंक्शन, दूसरा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी ये क्या होगी, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है, एच न्यू, माइनस वर्क फंक्शन क्या होता है, एच। वर्क फंक्शन की जितनी एनर्जी कब मिलती है, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कब मिलती है, जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी आए, मतलब एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो ये होती है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसको हम इस तरह से भी लिख देते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू। अब एच को आपने क्या लिख दिया, एच को कॉमन निकाल लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट हो गया। ठीक ना, न्यू माइनस न्यू नॉट। आगे हम इसको फर्दर ऐसे भी लिख देते हैं, न्यू मतलब हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, एच को तो हमने एच लिखा, न्यू को हम लिखते हैं सी बाय लेमडा माइनस, ये हो जाएगा सी बाय लेमडा नॉट। ठीक, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच, सी कॉमन आ गया, 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। ठीक, नाउ ये क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को हम यहां तक डिराइव कर देते हैं। ठीक, नाउ अभी देखिए जरा, तो हमने ये देखो, ये देख लिया ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो देखो जरा, हम यहां से इसको यहां तक प्रूव कर सकते हैं। एक और चीज कई बार पूछा जाता है, कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वगैरह के बीच में रिलेशन। तो हम कैसे निकालते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी क्या है, एनर्जी एक तरह से वर्क है। ठीक, तो अगर वर्क का फॉर्मूला बनाना है तो क्या बनता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। क्या बनता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज बनता है। तो इसी तरह से अगर पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो मैं इसको लिखता हूं वी नॉट, और एनर्जी को लिखता हूं मैं काइनेटिक एनर्जी, और वी नॉट इनटू क्या हो जाएगा, चार्ज की जगह पे ई। तो काइनेटिक एनर्जी को स्टॉप, जो मेन फॉर्मूला है ना मेरा, वी अपॉन क्यू इज इक्वल डब्ल्यू, वहां से मैं ई इंटू वी नॉट लिख सकता हूं। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वगैरह, और ये फ्रीक्वेंसी वगैरह, इनके बीच में रिलेशन हमें मिल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको ही समझ गए तो ये सारी चीजें बनी जाती हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए जरा, तो फोटोन जिसके बारे में बात हो रही थी, इस फोटोन की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, इसको हमें समझ लेना चाहिए। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि फोटोन के बारे में क्या कहा गया कि फोटोन दैट मीन्स जब रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है तो रेडिएशन ऐसे बिहेव करती है जैसे मानो कि पार्टिकल के से मिलकर के बनी हो, और इसका नाम रख दिया गया फोटोन, मतलब जैसे कि ये पार्टिकल हो। नाउ हर फोटोन जो है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, इन सारी प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से पढ़ लेना। हर फोटोन की एनर्जी ई इज इक्वल टू एच न्यू होती है। नाउ इसके बाद फोटोन जब कोलाइड करते हैं अलग अलग पार्टिकल से, तो जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी ये कंजर्व रहती है। लेकिन फोटोन का जो नंबर है ये मे और मे नॉट बी कंजर्व। दैट मीन मान के चलो 10 फोटोन आए और यहां पर जो है फोटोन नए क्रिएट भी हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। ठीक, फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते। ठीक, नाउ रेस्ट मास फोटोन का क्या है, ये कंसीडर टू बी 0 है। नाउ आगे बढ़ेंगे, अभी देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट और स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई रिलेशन है क्या। अभी हमने पहले पढ़ा था कि इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ती, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो जरा, स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी डिपेंड ही नहीं करते एक दूसरे पे, तो आप इंटेंसिटी कितना भी बढ़ाइए स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ भी नहीं होगा। इंपॉर्टेंट ग्राफ है। आगे बढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। देखो फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये हो गई, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। अब देखो ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है, इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ग्राफ में जो पीछे वाली जो लाइन जा रही है ना, इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, इंटरसेप्ट। तो ये क्या बताता है, ये बताता है वर्क फंक्शन। क्या बताता है, वर्क फंक्शन। मैं आपको एक और चीज बता दूं, जैसे कि अगर यहां पर काइनेटिक एनर्जी की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल होता,
स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये जो फाई नॉट आप देख रहे हो ना, इसकी जगह माइनस फाई नॉट अपॉन ई होता, क्या होता ई, डेरिवेशन भी करते हैं इसके लिए हम। चलिए तो इस पर हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे डेरिवेशन, लेकिन फिर भी याद रखो काइनेटिक एनर्जी की जगह अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल होता तो फाई नॉट की जगह फाई नॉट बाय ई होता। ठीक, अभी देखिए अभी हम पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड इट्स वेवलेंथ। हाँ, डेरिवेशन करना है वेवलेंथ के लिए। एक्चुअल में आप डी ब्रोगली को डिब्रॉय भी पढ़ते हैं, तो आपको क्या, आप तो डी ब्रोगली पढ़ो, अपने कोई दिक्कत नहीं है, अपने को नंबर चाहिए। हाँ, तो देखो एक्चुअल में क्या है कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का कहना यह है कि जैसे रेडिएशन के पास दोनों नेचर होते हैं, वेव और पार्टिकल, ठीक वैसे ही मैटर के पास भी दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल और वेव नेचर। और जैसे जैसे मैं आपसे कहूं कि जैसे आपके हाथ में पेन है, तो पेन पार्टिकल ये तुम्हें पता है, लेकिन पेन वेव नेचर भी है इसके पास, ये हमें नहीं पता। और इस चीज को एक्सपेरिमेंट, हम क्यों फालतू की बात माने, लेकिन एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था डेविसन एंड जर्मर, ये दो साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या है अपने एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को निकाल के भी दिखाया, एक्सपेरिमेंटली हम इस चीज को देखते भी हैं, तब जाकर के इन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पर विश्वास किया गया। लेकिन फॉर्चुनेटली ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आपके जो है एग्जाम 2022 में इस बार नहीं है, ठीक, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो आप मान के चलें कि डी ब्रोगली का जो कहना था वो एकदम सही था, इसको एक्सपेरिमेंट में प्रूव भी किया गया। नाउ तो डी ब्रोगली का कहना यह था कि जैसे किसी भी रेडिएशन के पास दोनों नेचर होते हैं, ठीक वैसे ही हर वेव के किसी भी पार्टिकल के पास भी दोनों नेचर होते हैं, वेव भी और पार्टिकल भी। पार्टिकल नेचर दिखाई देता है लेकिन वेव नेचर दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो उसकी डेली लाइफ में जो वेवलेंथ होती है बहुत छोटी होती है। नाउ तो उसका कहना था कि भाई हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट रहती है, और इस वेव को हम बोलते हैं मैटर वेव या फिर डी ब्रोगली वेव। और इस डी ब्रोगली वेव की जो वेवलेंथ है ये थी कितनी, लैम्डा इज इक्वल टू, देखो अगर वेव है तो वेवलेंथ भी होगी, तो ये वेवलेंथ कितनी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, एम है उस पार्टिकल का मास, और वी है उस पार्टिकल की वेलोसिटी। तो देखो आप जानते हो डेरिवेशन करते हैं वेवलेंथ के लिए, यहां से स्टार्ट है। नाउ तो अभी आप देखिए कि हर फोटोन की एनर्जी कितनी है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक। नाउ आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी ऑफ फोटोन है क्या है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। जब हम इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर लिख दिया आपने। अभी आप देखना क्या आप इस एम सी स्क्वायर को एम सी इंटू सी लिख सकते हो जाएगा एम सी स्क्वायर। अब आपने सी को भेज दिया नीचे, तो क्या बन गया एच न्यू अपॉन सी, ये मास इंटू वेलोसिटी। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाता है, मोमेंटम। तो यहां से बन गया P इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी। अब देखो जरा, न्यू को हम यहां से सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी बाय लैम्डा। देखो जरा, तो न्यू को हम सी बाय लैम्डा लिखते हैं, और न्यू बाय सी को फिर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा। तो P इज इक्वल टू एच अपॉन क्या हो गया, एच अपॉन लैम्डा, या हम इसी को बोलते हैं P इज इक्वल टू एच अपॉन एम। अगर जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है उनकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर तो नहीं होगी, तो उसकी स्पीड हम लिख देते हैं नॉर्मल वेलोसिटी। तो ये हो जाती है क्या, लैम्डा, या फिर कहूं मैं वेवलेंथ के लिए डेरिवेशन हो। एक मिनट जरा, मुझे यहां पर ऐसा करना चाहिए, ये लैम्डा पहुंच जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा एच अपॉन पी। तो मोमेंटम को मैं लिख देता हूं h अपॉन एम वी, मोमेंटम p को लिखता हूं h अपॉन एम वी। अगर स्पीड ऑफ अगर फोटोन की बात कर रहा हूं तो फोटोन तो स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, तो फोटोन के लिए लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट चलेगी mc। और नॉर्मल ऑब्जेक्ट है तो उनकी स्पीड ऑफ लाइट तो नहीं होती, c तो लिखेंगे नहीं, तो उसको लिखेंगे b। क्लियर है, ये होता है आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से निकली वेवलेंथ। नाउ अभी देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मैटर है, ठीक, और तो इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव नेचर होगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन की भी जो है वेवलेंथ के लिए डेरिवेशन किया जाता है, ठीक। इसको लैब में एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया गया। तो देखो जैसे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। वर्क डन, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट चैप्टर से, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल क्या है V और चार्ज क्या है E, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कब मिलेगी, जब मान के चलो ये प्लस माइनस है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा हमने V, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो गई V, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। और वर्क डन कितना करना पड़ा, E इंटू वी, इस फॉर्मूले से E इंटू वी। जब हम इन दोनों को आमने सामने पुट करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी √2 EV अपॉन m। नाउ अब हम जानते हैं हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं कि वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। अगर फोटोन होता तो h अपॉन एम सी आता, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। नाउ लैम्डा इज इक्वल टू h, ठीक, h को तो h रखा, m को m रखा, लेकिन v क्या है,
स्पीड ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट या इलेक्ट्रॉन, तो v के प्लेस पर हमने देखो यहां से जो वैल्यू निकाली थी वो पुट कर दी। अब देखो ये m रूट के अंदर है तो बाहर जाके m स्क्वायर बन जाएगा, या मैं ऐसा बोलूं ये अंदर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अंदर आएगा तो इसको अंदर लेके आ जाओ, तो अगर आप इसको अंदर लेके आ गए तो ये ऐसा हो जाएगा, अंदर आएगा तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा m स्क्वायर। ठीक, नाउ बात क्लियर है। नाउ अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर, बाहर जाएगा तो वापस से क्या हो जाएगा m, तो इस तरह से m से m कट जाएगा। तो आप देखेंगे जो लैम्डा इज इक्वल टू क्या बचेगा, h अपॉन रूट टू MEV। जब हम h की वैल्यू पुट करेंगे, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करेंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें लैम्डा की वैल्यू जो है ये मिल जाएगी 12.27 अपॉन रूट v क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, और ये एंगस्ट्रॉम, क्या है ये एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा दैट मींस वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आ जाएगी 12.27 अपॉन रूट v इनटू एंगस्ट्रॉम, मतलब एंगस्ट्रॉम में लैम्डा की वैल्यू होगी। तो ये हुआ इस चैप्टर का सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस थोड़ी सी बुक से, आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, आप भी कमेंट पढ़ के दिल को बहुत तसल्ली और खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू गाइस।